आज हमारे सामने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के दस्तावेज हैं, कुछ सरकारी अधिसूचनाएं भी हैं और संरक्षण के प्रयासों पर लिखे गए कई लेखों का एक पूरा ढेर है। और इन सबको एक साथ देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प मतलब एक पहेली सी सामने आती है। पहली यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य में, जहां जैसा कि एक दस्तावेज बताता है, एक टाइगर रिजर्व के बिल्कुल बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है। हाँ बिल्कुल। वहां बाघों की संख्या बढ़ कैसे रही है? ये तो एक विरोधाभास लगता है। सही कहा। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। हम इन दस्तावेजों में जो छिपे हुए सुराग हैं उन्हें एक साथ जोड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुधवा के घने जंगलों से लेकर बुंदेलखंड के नए रानीपुर रिजर्व तक इस कामयाबी के पीछे का असली राज क्या है। बिल्कुल, चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे हैरान करने वाले आंकड़े पर आते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाघों की आबादी 2018 में 173 थी। 173, हाँ। जो 2022 में बढ़कर 222 हो गई। 222? ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये तो मतलब लगभग 30% की छलांग है, वो भी सिर्फ 4 सालों में। और ये आंकड़ा और भी प्रभावशाली हो जाता है जब हम इसे 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के संदर्भ में देखते हैं। हाँ, वो TX2 लक्ष्य। हाँ, TX2 लक्ष्य, जिसका मकसद था 2022 तक दुनिया में बाघों की संख्या को दुगना करना। भारत ने तो ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया था और उत्तर प्रदेश का ये योगदान उस बड़ी कामयाबी का एक बहुत अहम हिस्सा है। 222 बाघ, ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये जो बढ़ोतरी है ये पूरे राज्य में एक जैसी है या फिर कोई एक हीरो एरिया है जो सारे आंकड़े ऊपर खींच रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ, एक हीरो तो है और वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। अच्छा। 2018 में जहां 82 बाघ थे, वहीं 2022 में ये संख्या बढ़कर 135 हो गई। ये एक जबरदस्त उछाल है। क्या बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगहें पीछे हैं। पीलीभीत में भी 63 बाघ हैं, अमानगढ़ में 20 और जो हाल ही में बना रानीपुर टाइगर रिजर्व है, वहां भी 4 बाघों की मौजूदगी दर्ज की गई है। तो मतलब साफ है ये कामयाबी सिर्फ दुधवा की नहीं है, कहानी पूरे राज्य में चल रही है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि बाघों का होना जंगल के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग इन दस्तावेजों की गहराई में नहीं गए हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक खूबसूरत जानवर को बचाने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाघ असल में आप कह सकती हैं जंगल के आर्किटेक्ट की तरह है। हाँ। इन्हें हम कीस्टोन प्रजाति यानी कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। मतलब वो प्रजाति जिसके बिना पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर आप बाघ को हटा दें तो हिरण और जंगली सुअर जैसे शाकाहारी जानवरों की आबादी बेकाबू हो जाएगी। वो इतना चरेंगे कि जंगल का जो निचला हिस्सा है, छोटे पौधे, वो सब गायब हो जाएंगे। अच्छा। और इससे उन पर निर्भर रहने वाले छोटे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। और एक बात जो NTCA के दस्तावेजों में छिपी है, वो है इसका आर्थिक पहलू। आर्थिक पहलू? वो कैसे? जिन जंगलों में बाघ होते हैं वो स्वस्थ जंगल माने जाते हैं। ये जंगल एक विशाल स्पंज की तरह काम करते हैं जो मॉनसून के पानी को सोखते हैं। हाँ। और फिर धीरे धीरे साल भर नदियों में छोड़ते रहते हैं। दुधवा से निकलने वाली नदियां उत्तर प्रदेश के विशाल कृषि क्षेत्र को पानी देती हैं। तो एक तरह से दुधवा के बाघ उस पानी की सुरक्षा कर रहे हैं जिस पर लाखों किसानों की रोजी रोटी निर्भर करती है। मतलब ये सिर्फ पर्यावरण संरक्षण नहीं, ये एक तरह की हाइड्रो इकोनॉमी की सुरक्षा है। बिल्कुल सही। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। चलिए फिर उस हीरो एरिया यानी दुधवा को और करीब से देखते हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, बल्कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। सही कहा। जब हम दुधवा टाइगर रिजर्व कहते हैं तो हम असल में 3 बड़े इलाकों की बात कर रहे होते हैं। 3? हाँ, एक है दुधवा नेशनल पार्क, दूसरा किशनपुर अभयारण्य और तीसरा है कतरनिया घाट अभयारण्य। ये तीनों मिलकर एक विशाल लैंडस्केप बनाते हैं जो लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला है। और सबसे जरूरी बात, ये भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है। यहाँ के भूगोल के बारे में भी कुछ अनोखी बातें लिखी हैं। तराई, भाबर आवास और मोहना और सुहेली नदियों का दोआब। ये सुनने में काफी भारी शब्द लगते हैं। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इलाका प्रकृति की एक अनोखी फैक्ट्री है। तराई यानी हिमालय के पैरों में बसा नम, दलदली और उपजाऊ मैदान। अच्छा। भाबर उसके ठीक ऊपर का कंकड़ पत्थर वाला इलाका, जहां नदियां जमीन के नीचे चली जाती हैं
और दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की जमीन। इस भौगोलिक बनावट की वजह से यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है और मिट्टी बेहद उपजाऊ है। इसीलिए यहाँ इतनी घनी वनस्पति और इतने विविध वन्यजीव हैं। तो यहाँ की वनस्पति और जीव जंतुओं में क्या खास है? वनस्पति में सबसे बड़ा नाम है साल के पेड़ों का। ये ऊंचे घने जंगल बनाते हैं। हाँ, इनके साथ असना, हल्दू और खैर जैसे पेड़ भी हैं। हाँ। लेकिन जंगल की असली जान तो जमीन पर है। मतलब घास के मैदान। हाँ, नरकुल, दूब और मूंज जैसी घासों के बड़े बड़े मैदान। ये मैदान ही शाकाहारी जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं। इन दस्तावेजों में खसखस नाम की एक घास का भी जिक्र है, जिसकी जड़ों से वो मशहूर सुगंधित तेल निकलता है। और जानवरों की दुनिया, बाघ के अलावा और कौन से सितारे हैं यहाँ? बाघ तो यहाँ का राजा है ही, लेकिन दुधवा की असली पहचान कुछ और दुर्लभ जानवरों से भी है। यहाँ उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु दलदली हिरण यानी बारहसिंगा। बारहसिंगा? हाँ, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। साथ ही यहाँ एक सींग वाले गैंडों को दोबारा बसाने का एक बहुत सफल कार्यक्रम चलाया गया है। अच्छा, गैंडे भी हैं? हाँ, एशियाई हाथी तो हैं ही, लेकिन कुछ छुपे हुए शिकारी भी हैं, जैसे फिशिंग कैट, एक जंगली बिल्ली जो पानी में उतरकर मछली का शिकार करती है, और उदबिलाव। कमाल है, मतलब एक पूरी की पूरी दुनिया बसती है वहाँ। बिल्कुल। सिर्फ स्तनधारी ही नहीं, यहाँ पक्षियों की 423 प्रजातियां हैं, जिनमें से कई तो हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर आती हैं, और पानी में विशाल घड़ियाल और मगरमच्छ राज करते हैं। ये वाकई एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। तो अब हम अपनी पहेली के सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं। अगर दुधवा इतना अद्भुत है, तो यहाँ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। दस्तावेजों में बायोटिक डिस्टर्बेंस शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है। बायोटिक डिस्टर्बेंस यानी मानवीय दखल, और यही इस कहानी का सबसे विरोधाभासी हिस्सा है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि नेशनल पार्क का कोर एरिया यानी सबसे भीतरी हिस्सा पूरी तरह से इंसानों से मुक्त होगा। हाँ, वही तो उसका मकसद होता है। लेकिन दुधवा के कोर एरिया के अंदर 7 मानव बस्तियां हैं। क्या कोर एरिया में? हाँ, गांव बसे हैं जंगल के दिल में। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक पीडब्ल्यूडी सड़क और एक पूरी रेलवे लाइन पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। हर रोज ट्रेनें सीटी बजाती हुई उस जंगल से निकलती हैं जहां बाघ घूमते हैं। एक मिनट। कोर एरिया के अंदर रेलवे लाइन, ये तो संरक्षण के किसी भी नियम के खिलाफ लगता है। ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐतिहासिक विरासत है जिसे हटाना लगभग नामुमकिन है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। इससे मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा हमेशा बना रहता है, और जानवरों के ट्रेन या गाड़ियों से कटकर मरने की घटनाएं भी होती हैं। बाप रे। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ वहां के प्रबंधन को हर रोज जीना पड़ता है। बफर जोन में तो दबाव और भी ज्यादा है, जहां जंगल के आसपास बसे गांव अपनी जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर है। तो इतने टुकड़ों में बटे हुए जंगल में, जहां बीच में गांव और रेलवे लाइनें हैं, जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? क्या उनकी दुनिया एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गई है? नहीं, और यहीं पर कॉरिडोर यानी वन्यजीव गलियारों की भूमिका आती है। अच्छा। ये जंगल की वो नसें हैं जो एक हिस्से को दूसरे से जोड़ती हैं। बाघ जैसे बड़े जानवर को अपना इलाका बनाने और साथी खोजने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। अगर ये कॉरिडोर न हो तो उनकी आबादी एक छोटे से द्वीप की तरह कैद होके रह जाएगी और धीरे धीरे आनुवांशिक बीमारियों के कारण खत्म हो जाएगी। दस्तावेजों में किन खास कॉरिडोर का जिक्र है? एक है दुधवा कतरनिया घाट गलियारा, जो बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ जगहों पर इंसानी बस्तियों की वजह से सिकुड़ गया है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर। अंतर्राष्ट्रीय? हाँ, दुधवा का जंगल नेपाल के रॉयल बर्दिया नेशनल पार्क और शुक्लाफांटा अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। बाघ, हाथी, गैंडे, ये जानवर पासपोर्ट लेके नहीं चलते। उनके लिए ये पूरा एक ही घर है। इसलिए नेपाल के साथ लगातार संपर्क और सहयोग यहाँ के संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि गिरवा और मोहना जैसी नदियाँ भी घड़ियाल और गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए जलीय कॉरिडोर का काम करती हैं। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, गांव, रेलवे लाइन, टूटे हुए कॉरिडोर, तो फिर बाघों की संख्या बढ़ कैसे रही है? जरूर प्रबंधन कुछ बहुत ही अलग और स्मार्ट तरीके से काम कर रहा होगा। और यहीं पर हमारी पहेली का हल मिलना शुरू होता है। इसका जवाब तकनीक और समुदाय के एक बेहतरीन मिश्रण में छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं तकनीकी की। क्या कुछ खास इस्तेमाल हो रहा है? हाँ,
एम स्ट्राइप्स नाम की एक प्रणाली, जिसका पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्राइप्स। हाँ, ये एक सॉफ्टवेयर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम है। जब भी कोई वन कर्मचारी गश्त पर जाता है तो उसके पास एक डिवाइस होता है जो उसके पूरे रास्ते, समय और वहाँ जो कुछ भी उसने देखा, जैसे किसी जानवर के पैरों के निशान या अवैध कटाई के संकेत, सब कुछ डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? गश्त तो पहले भी होती थी। इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। पहले गश्त का कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं होता था। अब हर चीज का डेटा है। प्रबंधन देख सकता है कि जंगल के किस हिस्से में गश्त कम हो रही है, कहाँ अवैध गतिविधियों के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं। अच्छा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दस्तावेजों के अनुसार दुधवा क्षेत्र में वन कर्मचारी हर महीने औसतन 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की गश्त करते हैं। 1.5 लाख किलोमीटर एक महीने में? ये तो पृथ्वी के लगभग 4 चक्कर लगाने जैसा है। ये कौन लोग हैं जो इतना चल रहे हैं? क्या ये सब पैदल होता है? ये तो अविश्वसनीय है। इसमें वाहन, नाव, हाथी और पैदल गश्त सब कुछ शामिल है। ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि कोई लापरवाही ना हो और जंगल का हर कोना निगरानी में रहे। कमाल है। मैंने एक रेंजर से बात की थी। उन्होंने बताया कि इसी डेटा से उन्हें पता चला कि एक खास नदी का किनारा अवैध मछली पकड़ने वालों का अड्डा बन गया था। बिना तकनीक के वे उस पैटर्न को कभी नहीं पकड़ पाते। ये तो हुई तकनीक की बात, लेकिन जंगल सिर्फ तकनीक से नहीं बच सकता। लोगों का क्या? भागीदारी 2019 में शुरू की गई बाघ मित्र पहल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बाघ मित्र? हाँ, इसमें वन विभाग ने अपने सबसे बड़े आलोचकों यानी जंगल के पास रहने वाले ग्रामीणों को ही अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लिया। ये बाघ मित्र पहल सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या इसमें कुछ जोखिम नहीं है? क्या हम ग्रामीणों को संरक्षण के काम में शामिल करके उन्हें और ज्यादा खतरे में तो नहीं डाल रहे? या फिर क्या इससे गलत सूचना फैलने का डर नहीं है? ये बहुत ही जायज चिंताएं हैं और इसीलिए बाघ मित्र सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। इन लोगों को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि बाघ को कितनी दूरी से देखना सुरक्षित है, उसके व्यवहार को कैसे समझना है और सूचना कैसे और किसे देनी है। अच्छा, तो ट्रेनिंग भी होती है? हाँ, पीलीभीत में 120 से ज्यादा बाघ मित्र हैं। जैसे ही वे अपने खेत के पास कोई बाघ देखते हैं, वे एक खास मोबाइल ऐप या व्हाट्सएप के जरिए तुरंत वन विभाग की टीम को सचेत कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे पहले कि कोई घबराकर बाघ पर हमला करे या बाघ किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए, प्रशिक्षित टीम वहां पहुंचकर स्थिति को संभाल लेती है। ये संघर्ष को होने से पहले ही रोक देने का एक बेहतरीन मॉडल है। तो मतलब तकनीक ऊपर से निगरानी कर रही है और समुदाय जमीन पर आंख कान का काम कर रहा है? बिल्कुल। और इन दोनों के साथ है सीमा पार सहयोग, यानी नेपाल के साथ मिलकर काम करना। इन तीनों चीजों ने मिलकर उस असंभव को संभव कर दिखाया है। संरक्षण की इस कहानी में एक नया अध्याय भी जुड़ा है, रानीपुर टाइगर रिजर्व का। हाँ, 2022 में अधिसूचित किया गया रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। यह चित्रकूट जिले में है, यानी बुंदेलखंड के सूखे और पथरीले इलाके में। तराई से बिल्कुल अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। ये दिखाता है कि संरक्षण के प्रयास सिर्फ तराई के हरे भरे जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी बाघों के लिए सुरक्षित घर बनाने की कोशिश हो रही है। इसका कोर एरिया लगभग 230 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया लगभग 300 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन इन सफलताओं के बीच हमारे दस्तावेजों में एक और अभयारण्य की कहानी छिपी है, जो एक चेतावनी की तरह लगती है। चंद्रप्रभा की कहानी। हाँ, चंद्रप्रभा की कहानी संरक्षण की दुनिया की एक भूतिया कहानी जैसी है। यह हमें सिखाती है कि सफलता कितनी नाजुक हो सकती है। ये बात है 1958 की। काफी पुरानी। हाँ, चंदौली जिले में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों को बसाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयोग शुरू किया गया। गुजरात के गिर से एक नर और 2 मादा शेर यहाँ लाए गए। और क्या ये प्रयोग सफल रहा? शुरुआत में ये आश्चर्यजनक रूप से सफल रहा। वहां का माहौल उन्हें रास आ गया और उनकी आबादी बढ़ने लगी। 1969 तक, यानी सिर्फ 11 सालों में, उन 3 शेरों का कुनबा बढ़कर 11 शेरों का हो गया। 3 से 11, वाह। सबको लगा कि भारत को गिर के अलावा शेरों का एक दूसरा सुरक्षित घर मिल गया है। 1 मिनट, 11 शेर थे और अगले ही साल 0? कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। ये तो संरक्षण की दुनिया की किसी
भूतिया कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी सीख है। अगले ही साल 1970 में वहां से सारे के सारे शेर गायब हो गए। आज तक कोई पुख्ता तौर पर नहीं जानता कि क्या हुआ। सच में? कुछ सिद्धांत अवैध शिकार की ओर इशारा करते हैं, कुछ कहते हैं कि स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष में वे मारे गए, लेकिन सच यही है कि वे बस गायब हो गए। ये सिर्फ एक असफल प्रयोग नहीं है, ये एक चेतावनी है कि प्रकृति का संतुलन एक बटन दबाने से नहीं बनता। आप जानवर तो ला सकते हैं, लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम वापस लाना, जिसमें इंसानी समाज का व्यवहार और सहयोग भी शामिल है, वो एक अलग ही चुनौती है। तो आज की हमारी पड़ताल से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण की कहानी सफलता और निरंतर चुनौतियों का एक मिला-जुला रूप है। एक तरफ बाघों की बढ़ती संख्या है, तो दूसरी तरफ रेलवे लाइन और मानव बस्तियों जैसी कड़वी सच्चाई भी है। बिल्कुल, और ये भी साफ है कि जो सफलता मिली है उसका श्रेय किसी एक जादू की छड़ी को नहीं जाता। ये एम-स्ट्रिप्स जैसी आधुनिक तकनीक, बाघ मित्र जैसी जमीनी सामुदायिक भागीदारी और नेपाल जैसे पड़ोसी देश के साथ सहयोग, इन सब के मिश्रण का नतीजा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भविष्य के लिए आशा भी देती है और चंद्रप्रभा की तरह सावधान भी करती है। सही कहा। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। इन सभी दस्तावेजों और हमारी चर्चा में ध्यान बाघ, गैंडे और शेर जैसी बड़ी करिश्माई प्रजातियों पर रहा है। ये जरूरी भी है क्योंकि वे पूरे जंगल के स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब हम इन प्रमुख प्रजातियों को बचाने की सफलता का जश्न मना रहे हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, खसखस जैसी छोटी घास से लेकर कम ज्ञात फिशिंग कैट तक भी फले फूले। हम संरक्षण के प्रयासों को सिर्फ एक प्रजाति पर केंद्रित रखने के बजाय जैव विविधता के पूरे स्पेक्ट्रम में कैसे संतुलित कर सकते हैं।